Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parekh, and this is a recording of the most important poem written by John Donne, the leading metaphysical poet. Before I start the explanation and critical analysis of this poem, I would like to calculate certain things for you. I want you to use the word enumerate actually, but I simplified by using the word calculate. सभी स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो एक खास किस्म की पोइट्री है जो 16th सेंचुरी में लिखी गई, 16th और 17th सेंचुरी 17th सेंचुरी में स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है दैट इज गिवन टू जॉन डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल एक फिलॉसफी की ब्रांच होती है, ठीक है, और वो जो मेटाफिजिकल फिलॉसफी की ब्रांच होती है उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। आप सबको गूगल करके देखना चाहिए इसको। और उस मेटाफिजिक्स जो फिलॉसफी होती है उसमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म और ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं भाववाचक, जैसे आत्मा, है ना, इस संसार के अंदर और भी जो गहरी चीजें जो दिखती नहीं है उनको समझ करके और इंसान अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। ये ग्रीक जो कल्चर है, क्योंकि इंग्लिश कल्चर का खुद का जो लिटरेचर है वो चौसर या उसके थोड़ा समय पहले से स्टार्ट होता है। वैसे कहा जाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 100% इंस्पायर्ड है। उनका खुद का अपना लिटरेचर बहुत लेट स्टार्ट हुआ, तो वो उनसे पहले जो राइटर्स हुए ग्रीक कल्चर के उनको ये लोग पढ़ते थे, ठीक है। अब जब जॉन डन लिख रहे थे तो वो रेनेसा का पीरियड चल रहा था। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। उस वक्त चारों तरफ साइंस की तरक्की, फिलॉसफी में भी तरक्की, जितने भी ग्रीक लिटरेचर की बुक्स थी वो ग्रीक और लैटिन से ट्रांसलेटेड होकर फ्रेंच, इंग्लिश और बाकी जर्मन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही थी। तो जो रॉयल फैमिली के लोग थे या जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, क्योंकि हम सबको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में केवल बड़े घरों के बच्चे पढ़ने जाते थे और वो काफी उम्र के लोग होते थे, हमारी तरह नहीं होते थे कि भाई 2.5 साल का बच्चा केजी में डाल दिया। उस जमाने में एजुकेशन वाज नॉट नीडेड टू अर्न योर लाइवलीहुड। उस वक्त एजुकेशन एक कमोडिटी होती थी जिसको अमीर लोग ही लिया करते थे, ठीक है। तो जॉन डन ने जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरा जो ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर के ट्रांसलेशंस को पढ़ करके उन्होंने अपनी कविताओं में एक नए किस्म की चीजें देना स्टार्ट किया, ठीक है। जॉन डन जो है उन्होंने लव पोएम्स और रिलीजियस पोएम्स लिखी हैं। तो जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड कवि हुआ करते थे, जैसे आपको ताजुब होगा कि जॉन डन जब लिख रहे थे तब किसी को पता नहीं था कि वो मेटाफिजिकल पोएट है। ये वर्ड पहली बार तो जॉन डन के लिए ऐसा कहा जाता है, एक डॉक्टर जॉनसन का नाम आता है। डॉक्टर जॉनसन एक बहुत बड़े पोएट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक हुए हैं। उन्होंने लिखा था कि जो जॉन डन है वो दो अलग अलग विचारों को इस तरह से जबरदस्ती जोड़ देते हैं, मतलब उनके दिमाग में एक विचार है, ठीक है, जैसे उनके दिमाग में विचार है प्रेमी और प्रेमिका का, तो वो उसको उस जमाने में जो नया नया कंपासेस, द पेयर ऑफ कंपासेस मतलब प्रकार जिससे सर्कल ड्रॉ करते हैं, अब वो प्रेमी प्रेमिका दूर हो लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं ऊपर से, ऐसे करके मतलब एक खास किस्म की इमेजरी से अपनी बात को समझाते, मेटाफोर सिमिलीज से। तो वो वहां पर अपना दिमाग का जो तेज बुद्धि है जिसको विट बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते, है ना। तो ये जो बहुत पढ़े लिखे कवि थे उनको पसंद नहीं आया क्रिटिक्स वगैरह को। तो जैसे डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि भाई ये अच्छा नहीं है, मतलब ही वाज नॉट अप्रूविंग ऑफ जॉन डन्स स्टाइल ऑफ राइटिंग इन मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब अब समझा दिया मैंने कि साधारण लव पोएम के अंदर भी जानबूझ करके इतना ज्यादा दार्शनिक और फिलोसफी की बात करना। तो वो कह रहे हैं कि यार तू सिंपल पोएम लिख रहा है, यू आर नॉट अ फिलोसोफर ऑफ मेटाफिजिक्स, व्हाई आर यू इंक्लूडिंग मेटाफिजिक्स इन दैट, आर यू अ मेटाफिजिकल पोएट।
तो बड़ा डिसअप्रूव करते हुए उन्होंने जॉर्डन को मेटाफिजिकल कहा। हालांकि मेरा मानना है कि ड्राइडन ने पहले वर्ड यूज किया था ये, ठीक है, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी है कि पहले डॉक्टर जॉनसन ने किया कि पहले ड्राइडन ने किया। ड्राइडन ने कहा था कि ही अफेक्ट्स, जॉर्डन के बारे में, कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो एक मेटाफिजिशियन है, ये मेटाफिजिकल राइटर है। तो ऐसे करके मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई है। अब बात करते हैं कि इनकी जो बहुत सारी लव पोएम्स हैं वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, जैसे कि इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पोएम है वो 1633 में पब्लिश हुई और उनकी डेथ 1631 में हो गई थी, ठीक है। अब कैनोनाइजेशन पहले मैं आपसे समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोनाइजेशन। आप जो कैथोलिक चर्च होता है उसके अंदर पोप चुनते हैं, ये है ना। पोप जब वो चुनते हैं अ, अ, तो वो पोप डिसाइड करता है, या जो चर्च है वो डिसाइड करता है कि कौन कौन आदमी, कौन कौन औरत जो सेंट कहलाने के लायक है। हिंदुइज्म में क्या होता है, कोई भी आदमी अच्छा संस्कारी हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो और प्रवचन देने लग गया हो तो हम उसको संत कह देते हैं, ठीक है। जैसे संत आसाराम का नाम सुना होगा, हालांकि वो काफी बदनाम हो गए, उसके पीछे भी कंट्रोवर्सी है कि उनको बदनाम किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे संत राम रहीम है, तो ये इन संतों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल सेंट्स जो वाकई पब्लिसिटी से दूर रहते हो। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। जैसे आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, अब उनको सेंट मदर टेरेसा कहा जाता है या सेंट टेरेसा। कारण बताऊं कि उनको, उन्होंने कुछ चमत्कार किए अपने लाइफ में, उनकी डेथ के बाद में बाकायदा वो चमत्कार की रिसर्च की जाती है। जैसे उन्होंने किसी को टच करके उसको हील कर दिया हो, वो किसी ने उनसे प्रार्थना की हो और वो कई किलोमीटर दूर वहां पहुंच गए हो उनके पास, उस आदमी को या उस औरत को चर्च की तरफ से कैनोनाइज्ड मान लिया जाता है। समझ गए। तो ये जो पोएम है इसकी मैंने थोड़ा डिटेल दी है कि ये एक, अब इसमें, अब इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, पोएम को डायरेक्ट समझाना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम देखें कि what are the basic qualities of a metaphysical poem, so you should know that the writer surprises us first of all, and how he surprises, by starting the poem abruptly। abruptly का मतलब होता है वो बिना किसी भूमिका को बांधे डायरेक्ट पोएम को स्टार्ट करता है। कोलोक्वल यानी लोकल लैंग्वेज या स्पोकन इंग्लिश में वो अपनी पोएम लिखता है, ठीक है। वो दो डिस्कॉर्डेड इमेजेस को जबरदस्ती जोड़ देता है, ठीक है। और तीसरा, वो आयरनी और विट का बहुत इस्तेमाल करता है, पैराडॉक्सिस का बहुत इस्तेमाल करता है, ठीक है, अपने विट का इस्तेमाल करता है। बस इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, जैसे उस जमाने में जितनी भी नई चीजें आई, जैसे कार्टोग्राफी यानी मैप से रिलेटेड चीज, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज, नेविगेशन स्टार्ट हुआ था समुद्र में, तो जहाजों की इमेजरी, जहाजों से रिलेटेड किसी चीज की इमेजरी, ठीक है, इन सब चीजों को ये यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि इस पोएम की स्टार्टिंग कैसे होती है। इस पोएम के अंदर मैं पहली इसकी लाइन पढ़ूंगा, देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। सो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पोएम। यस, वी आर ऑन द पोएम, स्टैंजा नंबर 1। You can see in the first stanza how abruptly the poet starts the poem. For God's sake, hold your tongue and let me love. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ड्रामा भी होता है इस पोएम में, इस तरह की मेटाफिजिकल पोएम में। आप जॉर्डन की कोई भी पोएम उठा के देखिए, देयर इज ऑलवेज ड्रामा गोइंग ऑन। अब आप बोलोगे ड्रामा या ड्रामेटिक एलिमेंट कैसे हुआ, ऐसे इस पोएम को पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी होती हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का मतलब होता है एक कोई एक कैरेक्टर, जरूरी नहीं कि वो कवि हो, उसको इंटरलोक्यूटर बोलते हैं हम लोग, वो बोल रहा है, वो कभी हर पोएम में अलग रूप ले लेता है। कभी वो प्रेमी बन जाता है, कभी वो कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो वो, अब देखो किसी से बात कर रहा है और बहुत ही नाटकीय अंदाज में बात की जा रही है, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक एलिमेंट। ओके, सो नाउ यू हैव रियली अंडरस्टूड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एडेड इन दिस काइंड ऑफ पोएम। वो एब्रप्ट स्टार्ट कर रहा है। एब्रप्ट का मतलब होता है बिना किसी भूमिका के बांधे, डायरेक्टली, कोई बैकग्राउंड नहीं देता। अब जैसे देखो, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, किसी एक फ्रेंड को कह रहा है जो उस कविता में मौजूद है, उस सिचुएशन में मौजूद है।
कोई उसको कह रहा है कि यार तू क्या इतना प्यार में मशगूल रहता है, कुछ कमाई वमाई कर। तो वो कह रहा है, वहां ये जो 5-7 लाइन है वो आपको समझ में आएंगी कि वो कह रहा है यार भगवान के लिए अपनी जबान को लगाम दे एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दे। और चाइल्ड माई पैल्सी, पैल्सी एक बीमारी होती है, ठीक है। चाइल्ड मतलब कोसना। भाई जैसे हमारी कोई बीमारी हो जाती है हम उसको कोसते रहते हैं ना, हाय मेरे क्या हो गया है ना, हाय मेरे सिर में दर्द है, ऐसे। तो मेरी पैल्सी की बीमारी को मुझे कोसने दे, या मेरी गाउट, गाउट मैंने गठिया की बीमारी को, ठीक है। तो, तो कवि ये कहना चाह रहा है कि फॉर गॉड सिक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि भगवान के लिए अपनी जबान को लगाम दो और मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पैल्सी और माई गाउट, या मेरी बीमारियों को कोसने दो। माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे 5 बाल अगर सफेद हो गए हैं, ग्रे मैंने यहाँ पे सफेद है, तो मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और रूइंड माई फॉर्चून, और रूइंड फॉर्चून फ्लाउट, कि मैंने अपना भविष्य जो है वो बर्बाद कर लिया है, और मैं इन सबको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो भविष्य मेरा बर्बाद हो गया है, वेस्ट कर दिया है मैंने, करने दो मुझे। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव, तुम खुद दौलत कमाओ, अपने माइंड को कलाओं से इंप्रूव करो, मतलब तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। तो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी हाई लेवल ऑफ रोमांटिक लव इज प्रेजेंट इन द पोएम। टेक यू अ कोर्स, कोई कोर्स कर ले तू, कोई काम कर ले तू। जिस जिस आदमी ने इसको टोका है वो राइटर उसको, या जो इंटरलोक्यूटर है कविता में, वो कह रहा है गेट यूर प्लेस। आज भी आपको प्लेसमेंट का मतलब नौकरी होता है, कह रहा है कि तू कोई नौकरी प्राप्त कर ले, जा तू नौकरी कर अपना। ऑब्जर्व हिज ऑनर, राजा का सम्मान हासिल कर, है ना। और हिज ग्रेस, या उसकी कृपा हासिल कर। मतलब ये कह रहा है कि तू तू राज परिवार में चला जा, तू कोई बड़ा काम कर। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, अब इसका कितना गहरा मतलब है। स्टैम्प किस पे लगी होती है, राजा के चेहरे की, सिक्कों पर, यानी कि तू पैसा कमा। और द किंग्स रियल, या कि सच्ची में इतना बड़ा काम करके दरबार में पहुंच जाए और राजा का असली चेहरा तुझे देखने को मिले, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड। कंटेम्पलेट, है ना, तो खुद मनन कर। या व्हाट यू विल, जो कुछ तू करेगा, और तू अंत में अप्रूव करेगा, यू विल अप्रूव। सो क्या अप्रूव करेगा, दैट यू हैव टू डू योर वर्क एंड आई हैव टू डू माई वर्क, सो यू विल लेट मी लव, और फिर तू मुझे प्यार करने देगा, मतलब फिर तू मेरे बीच बीच में नहीं बोलेगा, तू अपनी तरक्की कर, ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ इसको। तो इसके बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पे, जो आपको पीडीएफ में दिख जाएगी। मैं पोएम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है, जिन बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश थोड़ी टफ लगे, उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने डिक्शनरी खोलें और इन वर्ड्स को देख लें, ठीक है। सेकंड स्टैंजा पे हूं मैं। अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माय लव, तो ये कहता है कि बहुत दुख की बात है कि क्या मैंने किसी और को तकलीफ दे दी है। हु इज इंजर्ड बाय माय लव, इट्स रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, कि भाई मेरे प्यार से किसी को क्या नुकसान। अब फिर वो ही गिव्स अ लिस्ट, मर्चेंट्स शिप्स हैव माय साइज ड्राउन, साइज का मतलब आहे, भाई मैं प्यार में आहे भर रहा हूं, तो क्या मर्चेंट के किसी समुद्र में जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके जहाज डुबा दिए मैंने। नाउ वन मोर थिंग इन मेटाफिजिकल पोइट्री, मुझे इसको बताने का मन कर रहा है यहाँ पे आपको। इसको बोलते हैं एग्जैजरेशन या हाइपरबली, ठीक है। HYPERBOLE, हाइपरबली का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, ठीक है। उस इफेक्ट को बहुत ज्यादा हाइटन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए कभी इस तरह की इमेजरी यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैंने किसी के जहाज डुबो दिए, मतलब मेरे से नुकसान हो गया क्या मेरे प्यार करने से। इसका मतलब, इसका आंसर है नहीं। ऑब्वियसली ये एक हाइपरबली, अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पे। तो कभी कह रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया है तो फिर तुम मुझे प्यार करने दो। Who says my tears have overflowed his ground? कौन कहता है कि मेरी आंसुओं ने बाढ़ ला दी है किसी की जमीन पर। ये भी सच है कि किसी उसने बाढ़ नहीं लाया, यानी ये प्यार में जब रो रहा है। So there is a kind of technique in this poem where the writer says the other world, other than the world of the lover. Lover is innocent. आप समझिए इस पोएम को, कि वो ये समझाना चाह रहा है कि लवर्स बड़े इनोसेंट होते हैं। वो दुनिया के जितने भी फालतू के काम है, जिनको वो फालतू के काम कह रहा है, वो नहीं करते, और ठीक है, वो इनोसेंट होते हैं।
व्हेन डिड माई कोल्ड्स, और मान लीजिए मुझे सर्दी लग गई है, तो क्या मैंने फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव कर दिया, अर्थात तुम्हारे आने वाली बसंत को मुझे सर्दी लगने से तुम्हारी तुम्हारी बसंत थोड़ी ना रिमूव हो जाएगी। तो ये थोड़ा रिडिकुलस भी है, इसमें थोड़ा ह्यूमर भी है। एक तरह से ये कह रहा है कि भाई मेरे को सर्दी लग गई है, तो मतलब मेरे हल्के से काम से तुम्हारा संसार में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब यू डू योर वर्क, लेट मी डू माई वर्क। व्हेन डिड द हीट्स व्हिच माय वेन्स फिल, अब यहाँ पे हीट्स के कई गहरे मीनिंग है। या तो सेक्सुअल पैशन की बात कर रहा है, या वो अपने जो प्यार का पैशन है, कह रहा है कि मेरी नसों में जो ये प्यार की गर्मी भरी हुई है। एड वन मोर टू द प्लेगी बिल, तो क्या तुम लोगों को कोई बीमारी का बिल आ गया है क्या, मतलब मेरी गर्मी, कहते हैं ना ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए उससे, क्योंकि उस जमाने में प्लेग बहुत फैलता था, तो प्लेग का मतलब ही बीमारी से लिया जाने लगा। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि भाई मैंने कौन सा तुम्हारे डॉक्टर का बिल बढ़ा दिया, बीमारी का बिल बढ़ा दिया, मतलब मेरे शरीर में गर्मी है प्यार की, तो मुझे इसको महसूस करने दो, तुम अपना काम करो, तुम मुझे क्यों टोक रहे हो। फिर उसके बाद में एक सटायर राइटर ने किया है, और मेटाफिजिकल पोइट्री का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि राइटर नोइंगली अननोइंगली ही सटाराइजेस द वर्ल्ड अराउंड हिम। जैसे वो कह रहा है कि देखो दुनिया में सारे काम चल रहे हैं आज भी, क्या क्या, सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, अभी भी लोगों को जो सोल्जर्स हैं उनको लड़ाइयां मिल रही हैं, मतलब दुनिया का काम तो एज इट इज चल रहा है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस द काइंड ऑफ टेक्निक थ्रू विच द राइटर वांट्स टू कन्वे दैट हाउ इनोसेंट लवर्स आर, एंड इन दिस वर्ल्ड लोगों को प्यार से ही प्रॉब्लम है, लोगों को बाकी चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। कि सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, सोल्जर्स को आज भी युद्ध मिल रहे हैं, एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मेन, और जो लॉयर्स हैं, कितना बड़ा सटायर किया देखो उन्होंने उस जमाने में, लॉयर्स को आज भी झगड़ते हुए आदमी मिल रहे हैं, मतलब लॉयर का भी काम चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, संसार में वॉर चल रही है। विच क्वेरल्स मूव, कहते हैं ये जो लिटिजियस मैन है, जो लड़ाइयों को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने सटायर महसूस किया होगा यहाँ पे, देयर इज अ सटायर, सटायर का मतलब होता है कटाक्ष करना, सार्कास्टिक लैंग्वेज में। इस संसार में वकील आज भी अपना काम कर रहे हैं, दो शी एंड आई डू लव, पर उसके बाद कंट्रास्ट देखिए, लेकिन मैं और मेरी प्रेमिका तो प्यार करते हैं, हम तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। सो देन यू शुड अप्रूव अस दैट यू नो वी आर इनोसेंट लवर्स, एंड यू डू योर वर्क, द वर्ल्ड द संसार जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड एज सच इज गोइंग ऑन। ठीक है, ऐसी बात द संसार भूल गया मैं गलती से ऐसा होता है ये बाइलिंगुअल, जब हम समझाते हैं तो वी समटाइम्स मिक्स। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग सिर्फ इस पोएम में लगे इस वक्त। स्टैंजा 3, अब कवि ने कहा है कि ठीक है भाई तुम मर्जी है जो करो, कॉल अस व्हाट यू विल, जो कहना है कह लो हमें, जो तुम्हारी मर्जी। व्हाट यू विल का मतलब है जो कुछ भी तुम कहना चाहोगे वो हमें कह लो, पुकार लो। वी आर मेड सच बाय लव, लेकिन हम क्या करें, आज हम जिस स्थिति में हैं, हम प्रेमी प्रेमिका, हमें ऐसा किसने बनाया, वी आर मेड सच बाय लव, प्यार ने बनाया। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम चाहते हो कि तुम हमें बहुत ही निकृष्ट लोअर दर्जे के माइनर किस्म की मक्खी कहोगे, कि हम कीड़े हैं, तो कह लो, उसको एक कह लो और मुझे दूसरी कह लो, मतलब हम मक्खियां हैं। ठीक है, वी आर टेपर्स टू, हमको तुम मोमबत्तियां कहोगे तो हम मोमबत्तियां हैं। अब ये एक बहुत फेमस एक मेटाफर है बच्चों, जैसे आपने कोई पुराना गाना सुना होगा कि पुरानी कव्वालियों में और अभी भी फिल्मी जो गाने होते हैं उनमें शमा और परवाने का रेफरेंस आता है। क्या होता है, एक जैसे चांद और चकोर, this is my duty as a teacher to explain that around you in Bollywood songs also there comes this kind of imagery which is not very new. This has been there, even written by Kalidasa also. Okay, क्या होता है कि ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो इसमें ऐसे कहा गया है कि भाई प्रेमी जो हैं वो इतने अट्रैक्ट होते हैं, भले वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के चक्कर में अपना नुकसान कर ले, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम मक्खियां हैं और हम मोमबत्तियां भी हैं, एंड एट अवर ओन कॉस्ट डाई, हम मर रहे हैं ना तो हमारी अपनी खुद की कीमत पे मर रहे हैं। जैसे शराबी को कहो कि तू शराब क्यों पीता, तो वो बोलेगा हम मैं अपने पैसे की पीता हूँ, तुझे क्या। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं मर रहा हूँ, हम मर रहे हैं, हम निकृष्ट हैं, मक्खियां हैं, हम मोमबत्तियां हैं, कोई बात नहीं, हमें मरने दो। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और ये बहुत फेमस एग्जांपल आ रहा है बच्चों, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। The writer has taken here the metaphors of eagle and dove. You know, eagle is a cruel bird. You know, it's a bird of prey जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है. And the dove, dove जो होता है वो शांत पक्षी है. तो कहते हैं we in us find, कहता है हम प्यार में the you know the love,
has made us eagle and dove, मतलब कि हम क्रूअल भी हैं और हम बहुत शांत भी हैं। और फिर वो फोनिक्स एक माइथोलॉजिकल बर्ड है, वेस्टर्न कल्चर में ये वर्ड होता है। जो आज की जनरेशन है उसको फोनिक्स वर्ड याद आता है जब वो लोग हैरी पॉटर सीरीज देखते हैं। ये फिनिक्स एक बर्ड होता है बच्चों, जिसमें मेल भी वही है, फीमेल भी वही है, एक ही बर्ड में, ठीक है। और वो 500 साल जीता है, और फिर वो जब मरता है तो आग लगा लेता है खुद को, और फिर उसकी राख में से नया बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये बड़ा रहस्यमय पक्षी है, रिडल, ठीक है। कह रहा है कि जो फिनिक्स की रिडल है ना, क्या है कि जो दो प्रेमी होते हैं ना, दे, अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। आप कभी देखिएगा राधा कृष्ण की जो हम भजन गाते हैं उनमें कई बार राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं। एक फोटो भी आपने कभी देखी होगी जिसमें एक पैर कृष्ण ने राधा के अराउंड मतलब खड़े होकर के डाल रखा है, और एक में राधा ने, और वो दोनों एक है, अर्धनारीश्वर, समझ रहे हो ना। जिसको हम हर्मोफ्रोडाइट या उभयलिंगी, या हम ये कहते हैं कि जब एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो जो फोनिक्स पक्षी है, शायद ये माइथोलॉजी ने खोजा होगा ये बताने के लिए कि भाई प्रेमी प्रेमिकाओं का जो प्यार होता है वो बड़ा रहस्यमय है। तो कहता है कि फोनिक्स रिडल अगर किसी को समझ नहीं आती है, हैथ, ये पुरानी इंग्लिश है, हैथ का मतलब है हैज, मोर विट बाय अस, तो कहता है उसमें जो बुद्धि है, उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो गहराई है, you just look at us and you will be able to understand what is the exact meaning of phonics riddle, ठीक है, समझ में आ गया होगा। This is very very important example. So here in 3-4 lines the writer has merged the extreme aspects of lovers. आप बहुत प्रेमियों को जब तकलीफ दोगे तो आपको पता है ना, वो या तो मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। So it's a love poem, okay, and in this love poem the writer has merged into one poem all different kind of images, metaphors, similes, symbols, the knowledge of mythology, blah blah blah. तो आप समझ सकते हैं इसको bias. We two being one, कहता है हम दोनों एक हैं, हम दोनों मर्ज होकर एक हो गए। Are it, अब ये आर इट का मतलब क्या है कि हम, आर प्लूरल है, इट सिंगुलर है, कि हम दो हैं अलग अलग लेकिन फिर भी हम एक हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम जो मेल और फीमेल जो दो सेक्सेस है वो फिट हो जाते हैं, और एक न्यूट्रल चीज में हम न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब कि जैसे मुझे एक लाइन याद आ रही है हीर रांझा की, क्योंकि मेरी बेसिक एजुकेशन पंजाब में हुई है, मैं काफी साल पंजाब में रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसी लाइन याद आ रही है, मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि एक हीर गाई जाती है पंजाब में, हीर रांझा जो प्रेमी हुए हैं, तो उसमें हीर कहती है कि सद्दो नी मैनू तीदो रांझा हीर ना आखो कोई। हो सकता है किसी मॉडर्न गाने में आप लोगों ने भी ये लाइन सुनी हो कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझण होई, है ना। कि या राधा कृष्ण के जो भजन है उसमें आता है कि दही लो, तो दही बोलते बोलते जो राधा है वो कृष्ण लो बोलने लगती है। इसका मतलब है द सबमर्जिंग ऑफ द आइडेंटिटीज, कॉन्शियसनेस का ओवर कॉन्शियसनेस में मिक्स हो जाना, ठीक है। तो राइटर ये कह रहा है कि प्रेम इतनी ऊंची चीज है, लव इज सच अ ग्रेट थिंग वेयर योर आइडेंटिटीज ऑफ जेंडर, आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटीज ऑफ जो सेक्स है वो मिक्स हो जाती है, और दोनों सेक्सेस एक हो जाते हैं, हम न्यूट्रल हैं, हमें तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सारे आंसर्स वो एक इमेजिनरी आदमी को दे रहा है जो इसको टोक रहा है कि देखो तुम कितने बेशरम हो। तो फिर वो कहता है कि वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव। तो वो अभी भी फिनिक्स रिडल का। अच्छा बच्चों, इनको अगर आपको एक मेटाफर यूज करते करते राइटर 2-3 लाइन में ले आए, 4 लाइन में ले आए, 5 लाइन में ले आए, कभी कभी पूरी पोएम में ले आए, तो उसको एक्सटेंडेड मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है, वो कह रहा है कि वी डाई, कि हम जो लड़का लड़की है, प्रेमी प्रेमिका है, लवर बिलवर्ड है, हम प्रेम में मरते हैं और प्रेम में हम जीते हैं। प्रेम में जीने का मतलब है जब तक हम वी डोंट सी ईच अदर, वी डोंट हग ईच अदर टिल वी डोंट फील दैट वी हैव लाइफ, ठीक है। हमारे लिए डेथ एंड लाइफ इज वन एंड द सेम थिंग, और ये हम प्रूव कर देते हैं इस चीज से, इससे फिनिक्स रिडल से, कि फिनिक्स को देख लो कि जैसे वो मेल फीमेल एक होकर के उसी में जीता है, उसी में मरता है, तो ऐसे ही तुम हमको मान लो। तो इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएम। यहां से आपको समझ में आएगी कि व्हाई इट इज मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल इन द सेंस बिकॉज यू हैव सीन हियर दैट ऐसा नहीं होता है, आपको मालूम है ये केवल इमोशनल फीलिंग्स है,
बाकी जो आसपास के जो लोग हैं उनको ये सब नहीं नजर आता है। तो राइटर ने अब कई बच्चों को लगता है कि मेटाफिजिकल कहाँ है, यही तो है मेटाफिजिकल, कि राइटर अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए और नई नई चीजों को एक्सप्लेन करते करते न जाने कहां तक पहुंच रहा है। आगे चलते हैं, कहता है मिस्टीरियस बाय दिस लव, और हम लोग प्रूव हो जाते हैं दैट प्यार में हम लोग क्या हो गए, मिस्टीरियस। दैट्स व्हाई जो लोगों को सच्चा प्यार होता है उनको लोग काफी ज्यादा रहस्यमय तरीके से देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है लास्ट में दिया। अगले स्टेंजा पे आते हैं। We can die by it if not live by love. Now here the writer has hinted towards the cruel and unapproving society, okay, in the Elizabethan England. तो वो कह रहा है कि अगर तुम हमें जीने नहीं दोगे प्यार में तो कोई बात नहीं, वी कैन डाई बाय इट, हम प्यार में मर जाएंगे। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हर्ट्स, टूम्स का मतलब होता है कब्र। मान लीजिए कोई आत्महत्या करके मरता है प्यार में, तो क्रिश्चियन लोग उसको दफनाते नहीं है चर्च यार्ड में या ग्रेव यार्ड में। तो कहता है ठीक है, तुम हमें अगर अनफिट पाओगे कि भाई तुम हमारे लिए कब्रें नहीं बनाओगे, हर्स मतलब अर्थी नहीं सजाओगे हमारी, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का नॉलेज होना चाहिए, उस स्टूडेंट को ये लाइन समझ में आएगी कि आत्महत्या करने वालों को, और आत्महत्या क्यों करेंगे, क्योंकि इनको संसार जीने नहीं दे रहा है, तो वो प्यार में मरेंगे। There have been cases in all the cultures that wherever society has not given its approval to the lovers, they mostly die. Okay, so he says that if we are unfit for tombs, like social norms, if you don't follow after our death also, no problem, our legend be, it will be fit for words, कोई बात नहीं, हमारी दुनिया लेजेंड्स गाएंगी, हम लेजेंड बन जाएंगे। ठीक है, अब ये मेटाफिजिकली तो है। रोमांटिक, रोमांटिक का मतलब होता है इमेजिनरी बातें करना, कि राइटर पता नहीं कौन कौन की बातें कर रहा है, और कह रहा है कि हम लेजेंड बन जाएंगे और फिट फॉर वर्ड्स, और लोग हम पर कविताएं लिखेंगे, हम लोग फिट रहेंगे कविताओं के लिए। संसार, नाउ फॉर हिम द ground reality of the physical world, the geographical world is less important than the imaginary and the abstract world. ठीक है ना, एक आदमी का खुद का कोई घर नहीं है, समाज में कोई उसकी बात नहीं करता, लेकिन कविताओं में उनको गाया जाता है, तो कह रहा है कि ठीक है, हम उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, कोई हमारा इतिहास नहीं लिखेगा, पीस ऑफ क्रॉनिकल का मतलब क्या है, हमारा नाम कहीं आएगा नहीं, कोई बात नहीं, वी विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रिटी रूम्स। तो एलिजाबेथन एज में क्या हुआ था आपको मालूम है, रेनेसां में, कि इटालियन लैंग्वेज से सोनेट्स आ गई थी, 14-14 लाइन की जो कविताएं होती हैं। जॉर्डन ने भी लिखी है, शेक्सपियर ने भी लिखी है, स्पेंसर ने भी लिखी है, फिलिप सिडनी ने भी लिखी है ना। तो राइटर कह रहा है कि ठीक है, हम सोनेट्स बनाएंगे, लोग हमारे ऊपर लव सोनेट्स लिखेंगे, और वो सोनेट्स ही हमारे कमरे बन जाएंगे, हम वहां रहेंगे। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स, वेल रॉट अर्न क्या होता है, अर्न मैंने कलश। मान लीजिए, जैसे अब ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल है, यहाँ पे कई बच्चों को समझ नहीं आता है, क्या होता है, वो दफनाते हैं उनके यहाँ पे क्रिश्चियन कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई जल के मर गया या कोई डूब के मर गया, तो ऐसे लोगों को जो मान लीजिए बॉडी खा गए जानवर, तो उनके कपड़ों को या किसी भी चीज को क्या करते हैं, जला के उसकी राख को एक कलश में भर लेते हैं। ठीक है, और उस कलश को फिर वो दफनाने की क्रिया करते हैं। एक एक अंदर की बात बता रहा हूं आपको कि क्या क्या होता है, ये लाइन क्यों आई है यहाँ पे। तो कहता है ठीक है, अगर हमारी याद के लिए कोई मान लो परिवार वाला, एक वेल रॉट का मतलब होता है अच्छी तरह से सुंदर तरीके से डेकोरेट करके बनाया हुआ कलश, कहता है हम वो बन जाएंगे, उसके अंदर कोई हमारी राख रख देगा, हमारी एशेज है ना, वो ग्रेटेस्ट एशेज हम मानेंगे, और वो हमारी। अब यहाँ पे पैराडॉक्स देखिए क्या है, आयरनी और पैराडॉक्स, विरोधाभास, कि कलश तो होता है छोटा सा, एक हाथ में आ जाए जितना, तो राइटर उसको आधे एकड़ की टूम कह रहा है, जैसे कोई बड़े आदमी की दूर दूर तक, जैसे राजघाट है महात्मा गांधी की, जहाँ पे समाधि बनी हुई है, कितनी दूर तक फैली हुई है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे लिए वो छोटा सा कलश ही आधी एकड़ का टूम बन जाएगा। मतलब कि मानने वाले जो प्रेमी हैं उनको छोटी चीज भी बड़ी लगेगी, तुम छोटा मानोगे संसार वालों। सो इन दिस पोएम देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ कायरस्क्यूरो टेक्निक। कायरस्क्यूरो क्या होता है, CHIA, RASCURO, कायरस्क्यूरो। कायरस्क्यूरो का मतलब होता है शेडिंग, लाइट एंड डार्क। एक तरफ संसार दिखाया है कि जो बिल्कुल अप्रूव नहीं कर रहा है, एक तरफ खुद को इमेजिनरीली प्रेज करता हुआ एक प्रेमी है जो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़े बड़े लोग बन जाएंगे मरने के बाद भी, हमारी तो
हमारे पर जो लोग कविताएं लिखेंगे वो हमारे कमरे बन जाएंगे, जिस कलश पे हमारी राख रखी जाएगी वो आधे एकड़ के टूम बन जाएंगे। टूम का मतलब होता है कब्र। एंड बाय दीज हिम्स, और अब अचानक से खुद ही इनको, हिम का मतलब भजन होता है। कहता है कि अब जैसे आप कहोगे कि हिम भजन कैसे है, समझाता हूँ। कोई स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा, लाइंस को याद रखेगा। अगर कोई जितने भी आईएएस के बच्चे हैं जो इस लेक्चर को सुनेंगे या एमए वाले, उनको ये याद रखना है कि दे शुड राइट दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेल्स व्हिच आई एम सप्लाइंग टू यू राइट नाउ। हिम्स क्या होता है, जैसे अभी आप गुरु ग्रंथ साहिब में कभी आप उसकी स्टडी करो, आप देखोगे कि उसमें हीर रांझा, लैला मजनू, इनके कॉन्सेप्ट आते हैं। आप अब आप बोलोगे कि हीर रांझा का रेफरेंस जो कि प्रेमी थे, उनको भजनों में कैसे ले आए? तो ऑब्वियसली ले आए कि राधा कृष्ण में तो ये है कि भाई कृष्ण को पहले से ही मानते थे कि वो विष्णु अवतार है ना? लेकिन साधारण प्रेमियों के सेल्फलेस स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल लव को जब भजनों में गाया जाता है तो वो सोल एंड ओवर सोल का कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा का। तो कहता है कि हमारी जो ऊपर गाने लिखे जाएंगे, सोनेट्स लिखे जाएंगे, वो भजन बन जाएंगी। एंड ऑल शैल अप्रूव, और एक समय आएगा जब सब हमको अप्रूवल दे देंगे। अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, और प्यार के लिए मरने वाले हम क्या हो जाएंगे, अंत में जाकर के संत घोषित हो जाएंगे। वी विल बी कैनोनाइज्ड फॉर लव। और ये जो जिंदगी ने हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, मर करके हम डेथ को फेस करके सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। और प्यार से जीने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे ये राइटर ने लास्ट में ये सब करने की कोशिश की है। सो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है लास्ट में। अब आते हैं फिफ्थ स्टैंजा पे। एंड दस इनवोकस, कहता है अब इसी तरह से हमको तुम पुकारो, हम सेंट बन गए, अब हमें पुकारो। तो ये सब इमेजिनेशन है, ये सब मेटाफिजिकल है, ना तो किसी ने बनाया। राइटर अपने इमेजिनेशन में कह रहा है कि अब हमें खुद ही संत बन गया, और कह रहा है अब हमें ऐसे पुकारो। इनवोक का मतलब होता है आह्वान करना, बुलाना। यू, तुम लोग, सारे संसार के लोग, हुम, जिसको, अब तुम हमें पुकारो। राइटर यहाँ पे कह रहा है कि कैसे पुकारो, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा है कि हमको ऐसे बोलो कि हम, यहाँ पे यू कौन है, वो जो जो प्रेमी है उसको तुम कहो। यू whom reverend love made one another's hermitage, तुम दोनों जिसको रेवरेंड मतलब आदरणीय प्यार ने क्या किया, एक दूसरे का आश्रम बना दिया, पवित्र स्थान बना दिया। यू टू whom love was peace that now is rage। अब संसार वालों को कह रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन से बच्चों ये, अब कह रहे हैं कि प्यार जिनके लिए एक जमाने में पीस था, लोग उस पर नाराज क्यों होते हैं भाई? तो ये संसार को भी कह रहा है कि तुम्हारे लिए प्यार गुस्से का कारण क्यों है? हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, संसार में जो प्यार है वो पूरे संसार की आत्मा को एक जगह इकट्ठा कर देता है, सिकोड़ देता है, एक कर देता है, संक्षिप्तीकरण कर देता है। एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, और प्रेम के अंदर जब एक दूसरे की आंखों में लोग झांकते हैं तो वो एक दूसरे की ग्लासेस बन जाते हैं। ग्लासेस का मतलब बताऊं क्या है? अब यहाँ पे मेटाफिजिकल टच क्या आ गया कि उस जमाने में ये टेलीस्कोप वगैरह ढूंढ लिए गए थे, उनकी डिस्कवरी, सॉरी उनकी इन्वेंशन हो चुकी थी। तो राइटर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक दूसरे की आंख हमारे लिए मिरर है। ये यहाँ पे लिख रहा है ब्रैकेट में, सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस। स्पाइस का मतलब यहाँ पे है टेलीस्कोप, कि हम दूर दूर तक एक दूसरे की आंखों में झांक सकते हैं। दैट दे डिड ऑल यू टू एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का मतलब क्या होता है? एपिटमी एक वर्ड इंग्लिश में, EPITOME। एपिटमी का मतलब होता है प्रतिमूर्ति, संक्षिप्तीकरण। जैसे कृष्ण भगवान का हम हाथ में लेने जितना एक स्वरूप बना दे, तो हमने कृष्ण भगवान को एपिटोमाइज कर दिया। समझ रहे हो ना? मतलब कि जैसे बहुत बड़ा ग्रह है, लेकिन वो मिरर में आपको पता है छोटी सी चीज दिख सकती है, बड़ी चीज का प्रतिबिंब दिख सकता है ना। इसका मतलब है पूरा संसार का प्रतिबिंब मेरी प्रेमिका की आंखों में सिकुड़ के आ गया। ये कहना चाह रहा है दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, दुनिया की सारी जगह, देश, शहर, बड़े बड़े कोर्ट्स। बैक फ्रॉम अबाउ, मैं भगवान से एक ही भीख मांगता हूँ, अ पैटर्न ऑफ योर लव। सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि तुझे भगवान मुझे जब दे तो केवल प्यार के रूप में दे, एक प्यार का पैटर्न में लाइफ में चाहता हूँ। जिनको ये कम समझ में है, they can read this fifth stanza's explanation which I have supplied over here. Clear? So that was the last lines. These were the last lines, friends. So this was the explanation of the most important poem, the canonization. Now जिन स्टूडेंट्स को इसको समझना है वो बहुत डिटेल में इसको समझे।
और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।